Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. And I'm here again with another lesson on common English expressions and phrases that we use in our daily conversation. And these expressions and phrases were requested by Ejazullah. If you have any requests, kindly mention in the comment sections. I will include those common expressions and phrases in next lesson. Okay. So for the PDF of this lesson, link is in description. You can download the PDF from that link. Okay. So let's begin. Okay, before starting this lesson, I have a little request. Kindly subscribe to my channel if you haven't subscribed it yet and hit the bell icon so that you get the notifications of my all upcoming lessons. And kindly share my lessons. Share my lessons with your friends, with your family members, whoever is interested in learning English. Thank you in advance and let's begin. Our first common English expression or you may say phrase is dare I say it. ठीक है जी एजाजुल्ला ने ये सारी expressions जो हैं वो आज के lesson में जो है उनकी requested मैंने include की हैं आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है तो आप प्लीज़ जो है वो कमेंट्स में लिखिएगा मैं उनको नेक्स्ट लेसन में इंक्लूड करूँगी और मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि इनको जब आप सीख रहे हैं ना तो इनको प्लीज़ बोला भी करें ठीक है अपनी डेली कन्वर्सेशन में इन एक्सप्रेशंस को इंक्लूड कीजिए उससे आपको जो है ना एक प्रैक्टिस होगी कि ओके इसका ये मतलब है और मैंने ऐसे इसको इस्तेमाल करना है आप अपने घर में या किसी फ्रेंड के साथ यूज़ कीजिए फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इन एक्सप्रेशंस के साथ ठीक है जी जैसे हमारी पहली है कि डेयर आई से इट डेयर आई से इट जैसे आप देख भी रहे हैं डेयर का मतलब होता है कि जब आप किसी काम को करने की कोई हिम्मत कर रहे होते हैं डेयर हम तब यूज करते हैं ना जब आप किसी चीज की हिम्मत कर रहे हो ठीक है तो डेयर आई से इट मैं इसको कहने की हिम्मत करूं उर्दू में आप इस तरह से इसको कह सकते हैं ठीक है इसको तब यूज किया जाता है यूज्ड व्हेन यू आर गोइंग टू से समथिंग दैट अदर पीपल मे नॉट लाइक इट जब आपने किसी के सामने कोई ऐसी बात कहनी है ना जो आपको लगता है कि शायद उनको बुरी लग जाएगी वो नाराज हो सकते हैं ठीक है वो माइंड कर सकते हैं तो उस बात को कहने से पहले ये फ्रेज बोल दी जाती है कि डेयर आई से इट मतलब जैसे कहते हैं ना कि मैं कुछ बोलने की हिम्मत करूं या मैं कुछ बोलने की जिसारत करूं उस मीनिंग में आप इसको यूज करेंगे ठीक है जैसे कि मैंने इसका सेंटेंस इस तरह से बनाया कि आई एम हंग्री बट डेयर आई से इट द फूड इज ब्लैंड मतलब आप कहीं पे खाना खा रहे हैं और हो सकता है आपकी बेगम ने खाना बनाया है या किसी ने घर में खा रहे हैं किसी दोस्त की तरफ खा रहे हैं कहीं पे भी खा रहे हैं आपको लग रहा है कि फूड जो है ना ब्लैंड फूड वो होता है जो फीका होता है ठीक है जिसमें टेस्ट नहीं होता है क्योंकि उसमें हो सकता है स्पाइसेस जो भी ऐड किए गए हैं हो सकता है नमक कम हो या जो भी स्पाइसेस हैं वो कम हो तो आपको बहुत फीका खाना लग रहा है तो वहां पर आप कहेंगे आई एम हंग्री मतलब मुझे भूख लगी मैं खा रहा हूँ खाना बट डेयर आई से इट मतलब मैं कहने की हिम्मत करूं कि द फूड इज ब्लैंड मतलब जो खाना है ना वो थोड़ा सा फीका है मीन्स के आप जाहिर बात है कि आपको लग रहा है कि अगर मैं ये कहूँगा खाना फीका है या खाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मज़े का नहीं लग रहा है तो हो सकता है दूसरा इंसान जो है ना वो माइंड कर जाए ठीक है तो वहां पर आप कह सकते हैं कि डियर आई सेड कि मुझे भूख तो लगी है मैं खा रहा हूँ पर मुझे ये खाना थोड़ा फीका लग रहा है ब्लैंड लग रहा है टेस्टलेस लग रहा है ठीक है जी नेक्स्ट है जी वॉक अ टाइट रॉप वॉक अ टाइट रॉप जो है ना ये हम यूज करते हैं टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड समथिंग बैड कुड हैपन इफ यू मेक अ मिस्टेक देखिए एक होता है किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से आप कोप अप कर रहे हैं लेकिन कुछ ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपके सामने मल्टीपल चॉइसेस होती हैं आपने बहुत सोच समझ कर फैसला करना होता है क्योंकि अगर आपने रॉन्ग फैसला कर लिया गलत डिसीजन कर लिया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ठीक है तो वहां पर जो है ना वहां पर आप कह सकते हैं कि आई एम वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप ठीक है कि मैं इस वक्त जो है ना एक टाइट रोप के ऊपर चल रहा हूँ टाइट रोप आप देख पता है किसको कहते हैं वो आपने देखा होगा सर्कस वगैरह में जो लोग होते हैं ना वो एक रस्सी से उन्होंने बांधी होती है और उसके ऊपर एक एक इंसान चल रहा होता है ठीक है वो जो रस्सी उन्होंने बांधी होती है ना वो टाइट रोप होती है और उसके ऊपर चलने को कहा जाता है वॉक अ टाइट रोप ठीक है कि आप एक पतली रस्सी के ऊपर जो है ना आप चल रहे हैं तो इसी तरह की जिंदगी में इसको आम जिंदगी में इसी सेंस में बोला जाता है कि जब आपको लगता है कि आप बड़ी टाइट रोप के ऊपर चल रहे हैं कि आपको बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना है बहुत सोच समझ के नेक्स्ट स्टेप लेना है क्योंकि अगर आपने जरा सा भी नेक्स्ट स्टेप रॉन्ग लिया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ठीक है तो वहां पर आप ये बोल सकते हैं जैसे कि बाय टेकिंग दिस रिस्क यू आर वॉकिंग अ टाइट रोप किसी इंसान ने कोई बहुत बड़ा रिस्क लिया है कोई ऐसा फैसला लिया है सडन
डिसीजन लिया है कि जिसका अच्छा रिजल्ट भी निकल सकता है, और अगर बुरा रिजल्ट निकला तो बहुत ही बुरा रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। तो वहां पर आपके बोल सकते हैं कि ये जो तुमने रिस्क लिया है ना, यू आर वॉकिंग अ टाइट रोप, कि तुम जो है ना एक बहुत ही टाइट रोप के ऊपर चल रहे हो, मतलब बड़े, जिसको कहते हैं ना कि अंगारों से खेलना जिसको इंसान बोलता है, वैसे कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। क्योंकि पता है मुझसे अक्सर रिक्वेस्ट करते हैं नीचे कमेंट्स में कि मैम आप इनके ना उर्दू भी लिखा करें। देखिए हर एक की उर्दू एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं होती है, ये मतलब कुछ चीज जहां पर हो सकती है मैं वहां पर लिख देती हूँ, लेसन्स में लिख देती हूँ। अब वाई का टाइट रोप मुझे उसकी उर्दू को एग्जैक्ट ट्रांसलेशन के एक फ्रेज में मैं इसको ट्रांसलेट कर दूं, वो मुझे नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से फिर मैं उसका क्या सेंस है, उसका क्या मतलब है, और आप किस सिचुएशन में उसको यूज कर सकते हैं, मैं आपको वो बता सकती हूँ, वो एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। ओके जी। नेक्स्ट है जी किस ऑफ डेथ। किस ऑफ डेथ हम यूज करते हैं समथिंग दैट मेक्स अनदर थिंग अ फेल और डिसास्टर। देखिए यहाँ पर दो चीजों का कंपैरिजन होता है। किस ऑफ डेथ आप तब बोलते हैं जब आप दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं, और जब आपने ये कहना है कि ये जो चीज है ना, इस पहली चीज की वजह से दूसरी चीज जो है ना ये खराब हो रही है, ये इसका नुकसान हो रहा है, ये इधर गड़बड़ हो रही है, ठीक है, तब आप ये यूज करते हैं किस ऑफ डेथ। मैं अभी आपको ये एक सेंटेंस से समझाती हूँ, जैसे कि कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आर किस ऑफ डेथ फॉर क्रिएटिविटी। अब ये आर्टिस्ट लोग जो है ना, जो क्रिएटिव फील्ड से जिनका ताल्लुक होता है, वो कह सकता है कि जब कोई प्रोजेक्ट आप कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं ना, किसमें पैसा कमाना है, तो वहां पर फिर क्रिएटिविटी मर जाती है। किस ऑफ डेथ आप समझ लीजिए कि मर जाती है, इसका खात्मा हो जाता है, ये नाकाम हो जाती है, फेल हो जाती है, इस सेंस में आप इसको कहते हैं। कि जाहिर बात है, जैसे एक मूवी का सेंस ले लें, अब एक राइटर को आप कह रहे हैं कि आपने एक स्टोरी लेकर आनी है। अब जो राइटर जो बड़ा क्रिएटिव किस्म का है, वो कोशिश करेगा कि वो एक बहुत ही नए स्टाइल की स्टोरी लेके आए। लेकिन अगर उसको ये कहा गया कि नहीं जी हमें बड़ी कमर्शियल टाइप की मूवी बनानी है, और कमर्शियल में क्या होता है, कमर्शियल में ये देखा जाता है कि वो चीज़ें जी मूवी में ऐड की जाए, वो चीज़ें स्टोरी में ऐड की जाए जो कि चलती हैं, जो क्योंकि पहले से जो चीज़ें चल रही हैं उन्हीं को डालना है, ताकि हमारी जो ना ये मूवी हिट हो जाए और हमें पैसा आए। जब आप पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं ना, तो वहां पर जो क्रिएटिविटी होती है वो मर जाती है, इसका ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आर किस ऑफ डेथ फॉर क्रिएटिविटी, के जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो सिर्फ पैसे के को जहन में रखकर जो काम किए जा रहे होते हैं, वहां पर एक जो क्रिएटिव आर्टिस्ट होता है ना, उसकी क्रिएटिविटी मर जाती है, कि वो फिर कोई, क्योंकि क्रिएटिविटी में तो कुछ नया जो है ना वो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। अब एक्सपेरिमेंट्स जो है वो हिट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो ये एक जो है ना वो प्रॉब्लम होती है। तो वहां पर आप कहेंगे कि इस एक चीज की वजह से दूसरी चीज जो है ना वो मर रही है, या वो खराब हो रही है, या वो खत्म हो रही है, ठीक है। जैसे कि इसका मैंने एक और सेंटेंस भी बनाया है कि रेन विल बी ए किस ऑफ डेथ फॉर माई रिसेप्शन, ठीक है। आपका ये इंसान अपना रिसेप्शन जो है ना उसको प्लान कर रहा है, और वहां पर जो है वो कह रहे हैं कि उस दिन हो सकता है कि जो है ना बारिश हो जाए। अब आप हो सकता है कि कोई डेस्टिनेशन जो वेडिंग्स प्लान करते हैं, वहां पर आपको हो सकता है रिसेप्शन जो है वो ओपन एयर में है, ठीक है। तो वहां पर इंसान कह सकता है कि रेन विल बी ए किस ऑफ डेथ फॉर माई रिसेप्शन, कि अगर बारिश होगी तो उससे तो मेरा सारा रिसेप्शन का जो सारा प्रोग्राम है वो खराब हो जाएगा, वो तो डिजास्टर हो जाएगा, ठीक है। तो किस ऑफ डेथ का मतलब ये हुआ कि एक चीज की वजह से दूसरी चीज का, उस एक पहली चीज का इफेक्ट जो है ना वो दूसरी चीज के ऊपर बहुत ही बुरा पड़ने वाला है, और वो उसकी वजह से वो डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगी सेकंड चीज जो है, ठीक है जी। आई होप कि आप समझ में आ गया। चलें जी, नेक्स्ट है जी रफ एस्टिमेट। रफ एस्टिमेट बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन फ्रेज है, ये इतना कॉमनली बोला जाता है कि मेरा ख्याल है जिनको इंग्लिश नहीं भी आती है ना वो लोग भी इसको बोलते हैं। आप अपने घर में देखें, काम के लिए आप जब बुलाते हैं लेबर्स वगैरह को, जैसे आपने कंस्ट्रक्शन का कोई काम करवाना है, तो उसे कहते हैं रफ एस्टिमेट, ये है कि जी इस पे इतने लग जाएंगे आपके पैसे, या इतने दिन लग जाएंगे इसको बिल्ड होने के। रफ एस्टिमेट इतना कॉमन, इतनी कॉमन फ्रेज है ये, कि हर कोई जो है ये बोलता है। इसका मतलब यही होता है कि जब आप एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन लगा रहे होते हैं, एक अंदाजा लगा रहे होते हैं कि ये काम को होने में या तो टाइम का अंदाजा लगा रहे हैं, या ये अंदाजा लगा रहे हैं कि अच्छा इस पे इतनी कॉस्ट आ सकती है, या आप ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इस पे हमें इतने मतलब कि लोगों की जरूरत पड़ेगी इस काम को करने के लिए, ठीक है। तो किसी भी चीज का जब आप अंदाजा और रफ किस्म का, क्योंकि एस्टिमेशन है आपका ना, आप एक तो होता है कि बिल्कुल प्रिसाइज आपने बता दिया कि प्रिसाइजली कि इतने दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो आप वो तो आपकी प्रिसीजन है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मतलब कि अप्रोक्सीमेटली हो सकता है 1 वीक में ये काम कंप्लीट हो जाए, तो वो आपका जो है ना वो रफ एस्टिमेट है, ठीक है।
ठीक है। जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए जब अक्सर जब बुलाया जाता है तो आप देखिएगा कि पहले रफ एस्टिमेशन ही लगाया जाता है कि ये जो है ये इतने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, इसमें इतनी जो है ना हमें लेबर की ज़रूरत पड़ेगी और हमें हमारी इतनी कॉस्ट आएगी। कॉस्ट में तो ज़्यादातर रफ एस्टिमेट जो है ना वो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, जैसे ये है कि माई रफ एस्टिमेट सेज इट विल कॉस्ट $2000, ऐसे मैंने लिखा है मतलब मेरी ये जो ना वो मेरा जो रफ एस्टिमेट है, मतलब कि मेरा जो अंदाज़ा है, रफ एस्टिमेट का हम उर्दू में अंदाज़ा कह सकते हैं, कि मेरा जो अंदाज़ा है ना वो ये कहता है कि इस पे हमें जो है ना वो $2000 की हमें जो है ना इस पे कॉस्ट आ जाएगी इस चीज़ को करने में, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स। एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स हम यूज़ करते हैं समथिंग इज डिफिकल्ट इवन इज नॉर्मल, इवन इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। कोई चीज अगर आपने ये कहना है कि जब हालात साजगार भी है ना, तब भी वो चीज जो है ना वो इतना कोई आसान नहीं है इसको करना, ठीक है। तो तब ये बोली जाती है फ्रेज कि इवन के हालात जो है ना वो मतलब फेवरेबल हैं, वो साजगार हैं, हालात बिल्कुल जो सर्कमस्टेंसेस है हमारे इर्द गिर्द जो है वो सब ठीक ठाक है, लेकिन जब ऐसे हालात भी हों तब भी ये चीज करना जो ना आसान काम नहीं है। तो तब कहा जाता है कि एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स इसको बोला जाता है। जैसे अभी आपको सेंटेंस में समझ आएगा, जैसे ये कि सेल ऑफ दिस प्रोडक्ट इज स्लो इवन एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स। वो कह रहे हैं कि जब मार्केट के हालात अच्छे भी जा रहे हो ना, साजगार भी जा रहे हो, तब भी इस प्रोडक्ट की जो सेल है ना वो लो ही होती है। मतलब कि इस प्रोडक्ट की सेल, कोई कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि जिनकी इतनी डिमांड होती ही नहीं है। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो सीजनल होती हैं, कि अगर जैसे कुछ चीज़ जो है वो विंटर सीजन में बहुत चलती हैं, कुछ समर सीजन में बहुत चलती हैं, ठीक है। तो वो तो फिर उनका बेस्ट ऑफ टाइम होता है ना, कि ये जो है ना मतलब कि ये विंटर की प्रोडक्ट है, ये जो है ना वो समर की प्रोडक्ट है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी की डिमांड ही इतनी ज्यादा नहीं है, वो बहुत ही कम लोग जो है वो उसको यूज करते हैं। तो तब आप कहेंगे कि इसकी जो सेल है, सेल ऑफ दिस प्रोडक्ट इज लो इवन एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स, के जब मार्केट बिल्कुल अपने अपने पीक पर होती है, बिल्कुल अपने साजगार टाइम पर होती है, अपने बेस्ट टाइम पर होती है, तब भी इस प्रोडक्ट की जो सेल है ना वो स्लो ही रहती है, वो इतनी अच्छी नहीं होती है। ये कभी भी प्रोडक्ट जो है ना वो हिट नहीं जाती है, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी यू नेवर नो। ये भी बहुत कॉमन फ्रेज है, बहुत कॉमन फ्रेज है, हर कोई बोलता है यू नेवर नो, यू नेवर नो। क्या मतलब होता है इसका? यू कैन नेवर बी सर्टन। जब आपने ये कहना हो ना कि क्या पता ऐसा हो जाए, ये जो हम उर्दू में बोलते हैं ना, क्या पता ऐसा हो जाए, ठीक है, तब आप कहते हैं यू नेवर नो। उसको अब इंग्लिश में कहते हैं यू नेवर नो, ठीक है, कि क्या मालूम ये ऐसा हो जाए, क्या पता, आपको क्या मालूम, ठीक है। जब आप सर्टन नहीं होते हैं, आपको डाउट होता है कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, तब ये फ्रेज बोली जाती है यू नेवर नो। जैसे कि यू नेवर नो यू माइट विन द लॉटरी। कोई इंसान ने लॉटरी टिकट खरीदा और वो कहे, मेरी तो कभी नहीं लॉटरी निकलती, एम ही खरीद लिया मैंने, ठीक है। तब आप कह सकते हैं यू नेवर नो यू माइट विन द लॉटरी। क्या पता तुम जीत भी जाओ, ठीक है। ये जो हम कहते हैं ना क्या पता, ये उसके लिए हम बोलते हैं यू नेवर नो, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी गो अ लॉन्ग वे। अच्छा जी, गो अ लॉन्ग वे आप कहते हैं जब आपने कहना हो, ये किसी इंसान के लिए यूज होता है जब आप उसके फ्यूचर को देख रहे हो कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। चाहे हो सकता है आप उसको बचपन में देख रहे हो, या आप स्कूल टाइम में टीचर्स बोल सकते हैं जब आपको बच्चा बहुत शार्प नजर आ रहा है तो आप कहेंगे कि ये बच्चा, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ठीक है, दिस किड विल गो अ लॉन्ग वे, ठीक है। या कोई बड़े अंकल साहब देख रहे हैं जब आपको, आप या आपका कोई बॉस या आपका कोई जो ना वो कुलीग आपको देख रहा है, आपके अंदर का पैशन देख रहा है और आपको उसको लग रहा है कि भाई ये बंदा बहुत तरक्की करेगा, ठीक है, तो वो इंसान आपको कह सकता है, ठीक है। जैसे कि आई एम श्योर यू विल गो अ लॉन्ग वे, मतलब कि मुझे यकीन है कि तुम आने वाली जिंदगी में ना बहुत तरक्की करोगे। गो अ लॉन्ग वे आप दूसरे इंसान को कहते हैं जब आपने उसको ये कहना हो कि तुम बहुत तरक्की करोगे, ठीक है। आई एम श्योर दिस मैन विल गो अ लॉन्ग वे। मुझे यकीन है कि ये आदमी जो है ना ये जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। ये जो हम कहते हैं ना बहुत आगे जाएगा, ये वो है, उसकी ट्रांसलेशन है गो अ लॉन्ग वे, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी गो अ लॉन्ग वे टूवर्ड्स। अब इसका सेंस चेंज हो जाता है। गो अ लॉन्ग वे जस्ट आपने बोला है ना,
तो तब ये मतलब है कि आप किसी इंसान के बारे में कह रहे हैं कि ये इंसान जिंदगी में बहुत आगे जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसके साथ टूवर्ड टूवर्ड या टूवर्ड्स लगा देंगे ना, तो तब इसका मतलब चेंज हो जाएगा, और तब इसका मतलब हो जाएगा टू बी वेरी हेल्पफुल, कि बहुत मददगार होगा, ठीक है। इसको भी इसके मैं आपको सेंटेंसेस बता, इसमें भी दो चीजों का कंपैरिजन होता है कि कोई एक काम हुआ, उस एक काम में की वजह से आप कहेंगे कि ये काम बड़ा मददगार साबित होगा किसी दूसरे काम के लिए, तब आप कहेंगे गो अ लॉन्ग वे टूवर्ड्स, ठीक है। इसको भी सेंटेंसेस में हम बनाकर देखते हैं, जैसे कि ये पहला सेंटेंस है, दिस मेडिसिन विल गो अ लॉन्ग वे टूवर्ड कैंसर ट्रीटमेंट्स। कोई मेडिसिन जो है ना वो किसी भी कंपनी ने इजाद की है, बनाई है, अब उसका जब भी लॉन्च वगैरह हो रहा है या जो भी हो रहा है, उसको वो कह रहे हैं कि ये मेडिसिन जो है ना ये इतनी एफिशिएंट है, ये इतनी अच्छी है, या ये एक ब्रेक थ्रू है हमारे लिए कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए, कि ये जो है ना ये मेडिसिन विल गो अ लॉन्ग वे टूवर्ड, मतलब कि ये बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी टूवर्ड कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए, ठीक है। जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा जो है ना वो मददगार ये साबित होगी। इसी तरह से मैंने एक और सेंटेंस बनाया कि ऑल योर डोनेशंस विल गो अ लॉन्ग वे टुवर्ड प्रोवाइडिंग फूड एंड मेडिसिन एंड शेल्टर फॉर फूड फ्लड विक्टिम्स, ठीक है। कि वो कह रहे हैं कि जो भी फ्लड से जो भी विक्टिम्स हैं उसके, जो भी उससे मुतासरीन हैं, ये जो आप सबकी डोनेशंस, हो सकता है कहीं पर कोई डोनेशंस जो ना वो इकट्ठी की गई हैं, अब जिसने डोनेशंस इकट्ठी की है वो ये कहना चाह रहा है कि आपकी जितना भी ये जो आपने पैसा दिया है, ये विल गो अ लॉन्ग वे टुवर्ड, मतलब ये बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा प्रोवाइड करने के लिए, कि फूड प्रोवाइड करने के लिए, मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए, शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए, जो भी फ्लड के विक्टिम्स हैं, जो भी फ्लड के मुतासरीन हैं, उनको प्रोवाइड करने के लिए बहुत मददगार साबित होगा, ठीक है जी। तो टूवर्ड ऐड करने से ना इसका मतलब इस फ्रेज का कंप्लीटली चेंज हो गया है। नेक्स्ट है जी, व्हेन ऑल इज सेड एंड डन। अब ये हम यूज करते हैं जब आप कहते हैं ना कि व्हेन यू कंसीडर होल ऑफ द सिचुएशन, इसको समझ लीजिए। जब हम कहते हैं ना कि जब आपने दुनिया देख ली हो, जब आप किसी को अपना तजर्बा बताने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट अपने तजर्बे से जो आपने जिंदगी से सीखा है वो बताने लगते हैं ना, तब आप बोलते हैं व्हेन ऑल इज सेड एंड डन, ठीक है। कि जब आपने दुनिया देख ली हो ना, तो आपको फिर ये एहसास होता है कि ये ऐसे है। अब इसका भी मैं आपको मतलब कोई एक सेंटेंस में नहीं बता सकती, तो इसको भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि व्हेन ऑल इज सेड एंड डन, मतलब कि जब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब जब आप दुनिया देख लें, जब जिंदगी को समझ लें, तो आपको फिर ये आपके आपने ये लर्न किया है, आपका ये कंक्लूजन है कि ये ऐसे ही होता है, ठीक है। जैसे अभी सेंटेंस में आपको बताती हूँ, मनी कैन बाय यू हैप्पीनेस बट व्हेन ऑल इज सेड एंड डन देयर इज नो फ्री लंच, ठीक है। मतलब जैसे कहता है कि कोई इंसान आपसे बहस कर रहा है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, होते हैं ना कुछ कुछ लोग जो कि समझते हैं कि नहीं, पैसा सब कुछ नहीं होता है, ये है वो है। आपने दुनिया देखी, आपने दुनिया के जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, तो तब आप कहेंगे मनी कैन बाय यू हैप्पीनेस, हाँ पैसा जो है ना वो आपको खुशियां नहीं खरीद के देता है, बट व्हेन ऑल इज बट व्हेन ऑल इज सेड एंड डन, लेकिन जब आप दुनिया देख लें, जब आप जिंदगी देख लें, तो तब आपको पता लगता है कि देर इज नो फ्री लंच, कि दुनिया में कुछ भी आपको मुफ्त नहीं मिलता है। देर इज नो फ्री लंच का मतलब ये होता है, ये फ्रेज हम यूज करते हैं कि जब आपने ये कहना हो कि दुनिया में कुछ भी आपको मुफ्त नहीं मिलता है, हर चीज के लिए आपको एक प्राइस पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो देर इज नो फ्री लंच, कि कोई चीज भी मुफ्त में नहीं मिलती है, ठीक है। जब ठीक है, लोग ये कहते हैं कि मनी कैन बाय यू हैप्पीनेस, हाँ जी पैसा आपको खुशियां नहीं खरीद के दे सकता है, बट व्हेन ऑल इज सेड एंड डन, लेकिन जब आप जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजर जाए, तो तब आपको जो आप लेसन लर्न करते हैं वो ये है कि देर इज नो फ्री लंच, कि कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है, आपको उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। नेक्स्ट है जी, हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट जो है इसका मतलब ये होता है फिक्स्ड। जब आपने कहना होगा क्या अच्छा ये रूल्स के लिए यूज होता है, कहीं पर कोई रूल वगैरह बनाए हुए हो, या कहीं पर कोई फिक्स्ड किस्म के कि ये ऐसे ही होना है, तो वहां पर कहेंगे इज इट हार्ड एंड फास्ट, कि मतलब क्या ये मतलब तय है, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तब हम हार्ड एंड फास्ट यूज करते हैं, जैसे कि मैंने इसका सेंटेंस ये बनाया है कि इज इट अ हार्ड एंड फास्ट रूल टू हैव डिनर एट 7 p.m। कहीं पर हो सकता है आप कहीं मेहमान गए हैं कहीं पर, और उनके घर का रूल है जी कि 7 बजे डिनर हो जाएगा, उससे लेट कोई आएगा तो उसको डिनर नहीं सर्व होगा, ठीक है। तो वहां पर कह सकते हैं आपको इज इट हार्ड एंड फास्ट रूल टू हैव डिनर एट 7 p.m, के मतलब ये क्या फिक्स्ड है कि मतलब
पूरा फिक्स्ड रूल है कि भाई 7 बजे ही डिनर करना है, अगर कोई लेट करना चाहे तो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये है जी आज के एक्सप्रेशंस। आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगे, आपने नए सीखे हैं, आपको कुछ आपके जहन में है, कुछ आ रहा है तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में, फिर नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह मैं उसको इंक्लूड कर दूंगी। चलें जी, अल्लाह हाफिज।